नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जिस भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, उसको ईमानदारी से पढ़िए, निरंतरता के साथ पढ़िए। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, वो ज़रूर आपको प्राप्त होगा। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। आज का सेशन में हम लोग क्या करेंगे? तो आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसका हम लोग क्या करेंगे? थ्योरी क्लास करेंगे। और ये क्या है? तो इस क्रम में कंप्यूटर क्लास के क्रम में जो है वो 13वां क्लास है। इसके पहले में जो है 12 क्लास आप लोग का हो चुका है ना? इसमें थ्योरी क्लास, एमसीक्यू प्रैक्टिस सभी शामिल है उसमें, है ना? तो अगर आप 12 क्लास नहीं देखे हैं तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, वहाँ वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। या तो डायरेक्ट आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, है ना? कंप्यूटर आपका चैप्टर वाइज लिख दीजिएगा और मानक स्टडी आपको लिख दीजिएगा, या मानक कंप्यूटर क्लास आप मानक स्टडी लिखिएगा तो आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। या मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, वहां पे आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, है ना? तो उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिए। अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसका थ्योरी क्लास है। ये कहाँ आपको काम आएगा? तो झारखंड माध्यमिक आचार परीक्षा पेपर वन के अंतर्गत आपको कम से कम आपको 20 क्वेश्चन इसमें रहेगा। झारखंड दरोगा के परीक्षा में है, कम से कम आपको 20 क्वेश्चन आपका रहेगा, है ना? और झारखंड एलडीसी के परीक्षा में जो है वो कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपका 18 से 20 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर टाइपिंग से है, बाकी क्वेश्चन आपका कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर से है। तो ये कंप्यूटर का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा जितना भी तरह का परीक्षा देते हैं, सभी में कंप्यूटर से क्वेश्चन आप लोग का रहता है ना? अनिवार्य है ये, है ना? इसीलिए कंप्यूटर का पढ़ना जरूरी है, उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आज हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का थ्योरी क्लास हम लोग देखेंगे, है ना? चलिए, तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना? चलिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आज हम लोग देखेंगे, है ना? इसमें जो है मानक स्टडी जो है टेलीग्राम है, इसको जाके जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आपको क्या फायदा होगा? ये आपको इससे ये फायदा होगा कि आप यहाँ से जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको लोगो दिखेगा, है ना? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना? तो कंप्यूटर सिस्टम उन प्रोग्रामों का संग्रह है जो हार्डवेयर को अपना काम करने देते हैं, है ना? अपना काम करते हैं, है ना? ये क्या होता है? तो कंप्यूटर हमारा सॉफ्टवेयर हो जाएगा, है ना? सॉफ्टवेयर का उन प्रोग्रामों का संग्रह है, ठीक है? सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना होता है ना? तो सॉफ्टवेयर का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो डेटा हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड के द्वारा, इनपुट डिवाइस के द्वारा, उसको क्या करता है? सूचना में बदलना होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये महत्वपूर्ण टर्म्स हम लोग क्या क्या है? जैसे हो गया प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? तो निर्देशों की एक श्रृंखला, है ना? निर्देशों की क्या है? तो एक श्रृंखला है जो कंप्यूटर को बताती है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। क्या होगा? तो प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है? फिर है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन क्या होता है भाई? तो भंडारण में सॉफ्टवेयर को बचाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इंस्टॉलेशन कहलाता है। क्या नहीं, इंस्टॉलेशन का मतलब होगा किसी भी प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल करने के लिए डिस्क में जो है स्थायी रूप से इसको चलाने के लिए प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहा जाता है, ठीक है? फिर है अनइंस्टॉलेशन। अनइंस्टॉलेशन का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर को हटाने की प्रक्रिया को अनइंस्टॉलेशन जो है वो करने कहा जाता है, ठीक है? इंस्टॉलेशन का मतलब हो गया हमारे कंप्यूटर में जो है कोई प्रोग्राम है उसको हटा देते हैं तो इंस्टॉलेशन हो गया। कोई प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना, स्थायी रूप से डलाना, उसको इंस्टॉलेशन कहते हैं, ठीक है? फिर है बग। बग क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में एक त्रुटि जिसके कारण गलत परिणाम आता है, बग के रूप में जो है वो जाना जाता है, ठीक है? फिर हो गया पैच। बहुत बार से परीक्षा में आता है। पैच क्या हो गया? पैच एक सॉफ्टवेयर कोड है जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्थापित करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है? फिर है एक बग के तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की जाने वाली त्वरित मरम्मत समाधान को क्या कहा जाता है? तो पैच कहा जाता है, ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है? डिबगिंग। तो डिबगिंग क्या होता है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से त्रुटियों को खोजने और हटाने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है, ठीक है? मतलब बग को खोजना और बग को हटाना डिबगिंग कहलाता है, ठीक है? फिर है डिबगर। डिबगर क्या है? तो निर्देशों का वह सेट है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, डिबगर कहलाता है, ठीक है? फिर आ जाइए सॉफ्टवेयर का प्रकार। सॉफ्टवेयर के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में विभाजित किया जाता है ना? तो सॉफ्टवेयर को दो भाग में विभाजित करते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? सबसे पहले हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं। तो सामान्य प्रयोजन के अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन के अनुप्रयोगों को संबंधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है? जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, वेब ब्राउजर, एक्सेल शीट, पावर पॉइंट, टाइली, फोटो एडिटर, ग्राफिक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है? मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, ठीक है? चलिए अब आ जाइए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ गया भाई? कंप्यूटर के कामकाज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम आवश्यक है ना?
ये सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया हमारा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, है ना? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ये काम आता है कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होता है उसको चलाने में काम आता है, ठीक है? यह उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उपयोगकर्ता मतलब यूजर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है? इंटरफेस जो है वो प्रदान करता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निष्पादित करने के लिए जो है वो किया जाता है, ठीक है? चलिए आगे। आगे हम लोग का है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से हो गया? तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया, यूटिलिटी प्रोग्राम हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया। ये सब क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारे प्रकार, ठीक है? चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई? यह उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच क्या करता है? इंटरफेस प्रदान करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक संग्रह है जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों में मदद करता है, जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और बाह्य उपकरणों को नियंत्रित करना। इसका काम ऑपरेटिंग सिस्टम करती है, ठीक है? चलिए आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह का एरर को हैंडल करता है, जैसे प्रिंटर में पेपर अगर खत्म हो गया, आपको इंफॉर्मेशन देता है भाई कि पेपर डालिए। पावर फेल होना और नेटवर्क कनेक्शन फेल होना, है ना? जैसे अगर नेटवर्क कनेक्शन फेल हो गया तो आपको तुरंत मैसेज आ जाता है ना? क्यों? आपको शो करने लगता है भाई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ना? इसको वाईफाई से जोड़िए, है ना? तो ये सब किसका काम रहता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो काम रहता है, ठीक है? फिर है कर्नेल, है ना? कर्नेल क्या होता है? कर्नेल जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल इकाई होता है कर्नेल, है ना? कर्नेल का कंप्यूटर सिस्टम की हर चीज पर पूरा कंट्रोल होता है। पूरा कंट्रोलर का ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरा कंट्रोलर का काम कौन करता है? तो कर्नेल करता है। इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आता है ना? सेल, है ना? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेल भी होता है। तो सेल क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है जो कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। कौन? तो सेल करते हैं, ठीक है? चलिए आगे। एक कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर लेके आए, है ना? और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आप नहीं डलवाते हैं तो कंप्यूटर क्या करेगा? बूट ही नहीं करेगा, ठीक है? चलिए आगे। नोट: कंप्यूटर को बूट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा में क्या है भाई? तो विंडोज ओएस, विंडोज ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? में आने वाले इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन को विंडो मैसेंजर कहा जाता है, ठीक है? जब कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है? तो लोड होता है। हम लोग भी पढ़ चुके थे, है ना? कि जब कंप्यूटर जो है वो चालू होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रैम में क्या कर जाता है? तो लोड पहले किया जाता है मेमोरी में, है ना? चलिए आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई? तो एमएस डॉस है। एमएस डॉस क्या होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, है ना? फिर विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड, है ना? मिंट, उबंटू और मैक ओएस, ये सब क्या है? तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकारों से इंटरफेस प्रदान करता है ना? तो कैसे? तो एक होगा आपका सीयूआई। सीयूआई का मतलब हो गया कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें कमांड लिख के हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। यह जो है नॉन यूजर फ्रेंडली और नॉन ग्राफिकल इंटरफेस है ना? उदाहरण के लिए एमएस डॉस, एमएस डॉस क्या? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है हमारा? तो ये सीयूआई है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें हम लोग कमांड लिख के जो है वो प्रक्रिया करते हैं, प्रोसेस करते हैं, आगे का काम करते हैं, है ना? दूसरा जो होता है जीयूआई। जीयूआई का मतलब हो गया, इसका मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना? यहाँ से फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, चिन्हों, विजुअल्स, है ना, मेटाफोर और पॉइंटिंग उपकरणों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है, ठीक है? जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडो, आइकन, है ना, आइकन और मेन्यू पर आधारित होता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे है हम लोग का कि जेरोक्स कंपनी ने 1981 में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया था, है ना? तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जीयूआई का जो है आविष्कार किसने किया था? तो जेरोक्स कंपनी ने किया था। और कब किया था? तो 1981 में किया था, ठीक है? उदाहरण के लिए, है ना, विंडोज एक्सपी, मैक, मैक का हो गया मैकेंटोस, एंड्रॉइड एंड ओएस 2 ये सब क्या है हमारा? तो जीयूआई ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? विंडोज एक्सपी कंप्यूटर में उपयोग होता है। मैक कंप्यूटर, मैकेंटोस जो ट्रिपल का कंप्यूटर होता है उसमें प्रयोग होता है। एंड्रॉइड कहाँ प्रयोग होगा? एंड्रॉइड हमारा मोबाइल में प्रयोग होता है भाई, है ना? और ओएस 2 क्या हो गया? ओएस 2 आपका जो है वो एप्पल के कंप्यूटर, सॉरी, मोबाइल में जो है प्रयोग होता है, ठीक है? कुछ सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन कौन सा है? चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। एमएस डॉस,
एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को संदर्भित करता है। ठीक है, एमएस डॉस एक प्रोग्राम है जो सभी बुनियादी कार्यों को क्या करता है तो नियंत्रित करता है। ठीक है, इसे 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम कंपनी द्वारा पेश किया गया था। यह कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, तो एमएस डॉस। ठीक है, यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग टास्किंग सॉरी सिंगल, यह क्या है, एमएस डॉस क्या है तो सिंगल यूजर है। सबसे पहली बात, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक ही बार में एक ही काम का इसमें कर सकते हैं, सिंगल जो है टास्किंग है ना। फिर है आपका सीएलएस, सीएलएस का मतलब हो गया कमांड लाइन जो है वो सिस्टम हो गया, कमांड जिसका उपयोग एमएस डॉस में जो है स्क्रीन को साफ करने के लिए किया जाता है ना। ये क्या होगा, सीएल मतलब क्लियर्स हो गया है ना, क्लियर, तो स्क्रीन को साफ करने के लिए किया जाता है एमएस डॉस में। फिर आपका हो गया एमएस विंडो, एमएस विंडो का हो गया भाई, तो यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर क्या है तो आधारित है। इसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो द्वारा विकसित किया गया है ना। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, एमएस डॉस सॉरी एमएस विंडोज के संस्करण कौन कौन से हैं, एमएस विंडोज के संस्करण हम क्या क्या कर सकते हैं, तो विंडोज 95 ले सकते हैं, विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सब क्या है हमारा एमएस विंडोज का है ना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का क्या है, ये वर्जन है। ठीक है, संस्करण। चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं कि नोट, विंडोज 95 और विंडोज 2007 एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देख लेते हैं, है ना। तो विंडोज वन हम पहले हम लोग देखते हैं। तो विंडोज वन क्या है, यह पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे 1985 में बिल गेट्स द्वारा जारी किया गया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम में कैलेंडर, एमएस पेंट और वर्ड प्रोसेसर शामिल है। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं विंडोज 2.0। विंडोज 2.0 यह विंडोज का दूसरा संस्करण था, है ना। यह विंडोज जो है वो क्या 1987 में जो है वो जारी किया गया था। यह न्यूनतम और अधिकतम बटन प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे फिर है आपका विंडोज 3, विंडोज 3.0। यह 1990 में जो है वो क्या किया जारी किया गया। इस विंडो में जीयूआई भी अपडेट किया गया। जीयूआई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी इसमें क्या किया गया तो जारी किया गया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे वर्चुअल मेमोरी, बेहतर ग्राफिक्स और मल्टीटास्किंग की क्षमता इसमें उपलब्ध है। फिर आ गया विंडोज 3.1। इसमें इसको क्या किया गया तो 1992 में जारी किया गया था। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम फॉन्ट को जोड़ा गया। यह पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें रैम और सीडी रोम स्थापित किए गए थे। पहली बार इसमें 1 MB रैम और 15 MB हार्ड डिस्क लगाई गई थी, जिसमें इसमें हैंग प्रोग्राम को बंद करने के लिए टास्क मैनेजर खोलने की सुविधा भी दी गई थी। और टास्क मैनेजर खोलने की क्या शॉर्टकट की है तो अल्ट कंट्रोल और डिलीट बटन, है ना, ये टास्क मैनेजर खोलता है ना। ये रिस्टार्ट के रूप में भी प्रयोग करने का उपयोग आता है। हाँ, चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं कि विंडोज 95 आया। तो विंडोज 95 को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा 1900 जो है 95 में जारी किया गया था। इसमें पहली बार स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू को इस वर्जन में शामिल किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा विंडोज में जो पहली बार स्टार्ट बटन को जो है यहाँ पर लाया गया था, तो उत्तर क्या होगा 95 में, है ना। यह लंबे फाइल नाम का समर्थन करता है। इसमें पहली बार टास्क बार भी जोड़ा गया था। तो टास्क बार नीचे रहता है, उसको भी पहली बार जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। फिर है विंडोज 98। विंडोज 98 क्या है, यह 98 में जारी किया गया था। इस वीडियो में एड्रेस बार और बैकवर्ड और फॉरवर्ड नेविगेशन बटन शामिल किए गए थे, है ना। इस वीडियो में इस विंडोज में, है ना, इसमें डीवीडी ड्राइवर और यूएसबी पोर्ट को जोड़ा गया था। ठीक है, फिर चले आगे देखिए विंडोज मी, एमई, है ना। तो एमई का मतलब क्या होता है, तो मिलेनियम संस्करण, मिलेनियम एडिशन होता है ना। तो यह 2000 में जारी किया गया था। वर्ष कौन सा, तो ईस्वी 2000 में जारी किया गया था। यह मिलेनियम संस्करण एमई का जो है अंतिम संस्करण था। इसमें सिस्टम रीस्टोर की सुविधा जोड़ी गई थी, जिसमें डाटा रीस्टोर होने लगा। इस संस्करण में इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज मीडिया प्लेयर और विंडोज मूवी जो है मेकर इसमें शामिल था। ठीक है, फिर आ जाइए विंडोज 2000। विंडोज 2000 इसको 2000 में जारी किया गया। इसमें डिस्क डी फ्रेगमेंटर होगा, डी डिस्क डिफ्रेगमेंटर और डिवाइस मैनेजर जैसे उन्नत फीचर जोड़े गए थे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक डिवाइस को एक साथ जोड़ा जा सकता था, जैसे प्लग एंड प्ले किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट फिर है विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी को 2001 में लाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो 2001 में कौन आया, तो विंडोज एक्सपी आया। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया यह जो है सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है विंडोज एक्सपी। और
जो है वो क्या है, तो विंडोज एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस, है ना। चलिए आगे। आगे हम लोग का है कि सिस्टम था, सबसे लोकप्रिय था। इसमें स्टार्ट मेनू और टास्क बार को अपडेट किया गया था। इसमें सीडी वर्निंग और ऑटो प्ले का ऑप्शन भी दिया जोड़ा जा गया था, ठीक है। फिर आपको विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा क्या है भाई? इसे 2006 में रिलीज किया गया था। इसमें स्पीच रिकॉग्निशन में विंडोज डीवीडी मेकर और फोटो गैलरी को जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए फिर आ गया विंडोज 7 आया, बहुत ही चर्चित और बहुत ही दमदार और बहुत ही एकदम जो है वो ताकतवर, जिसको विंडोज 7 कह सकते हैं। जो अगर आपको कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाए तो यह विंडोज हैंग नहीं करता था जल्दी, है ना। एकदम बहुत बड़ी, एकदम कठोर, किसको कहते हैं ना, एकदम ठोक ठका के वो वाला विंडोज, है ना। इसे 2009 में जो है वो रिलीज किया गया था। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान था, ठीक है। और आज भी आपको विभिन्न ऑफिसों में विंडोज 7 का उपयोग वो देखा जा सकता है। हालांकि इसका सपोर्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है हटा लिया गया है ना, लेकिन विंडोज 7 आज भी चलता है और धड़ल्ले से चलता है, ठीक है। इस ओएस में फोटो जो है वो क्लिपिंग फाइल्स और फोल्डर्स को लॉक करने और उन्नत फीचर जोड़े गए थे, ठीक है। फिर आया विंडोज 8, है ना। इसे 2012 में रिलीज किया गया था। इस मैनेजर में पीपुल्स माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर, न्यूज और वेदर ऑप्शन जोड़ा गया था। और विंडोज 8 में जो है वो स्टार्ट बटन इसमें नहीं होता है ना, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये विंडोज 10, यह 2015 में जारी किया गया था। इसी विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो हटा करके एड्ज को लाया गया था, ठीक है। चलिए विंडोज 11, यह विंडोज एनटी की एक श्रृंखला, एनटी का मतलब क्या, न्यू टेक्नोलॉजी, एक श्रृंखला है। यह 24 जून 2021 को जो है क्या किया गया, तो जारी किया गया था। 24 जून 2021 को जारी किया गया था ये विंडोज 11, ठीक है। आज भी विंडोज 11 ही चल रहा है लेटेस्ट भारत में, है ना। फिर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं लाइनक्स। तो लाइनक्स क्या है? तो लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। लाइनक्स कैसा है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसका जो प्रोग्रामिंग कोड है वो क्या रहता है, सभी के लिए खुला रहता है। आप प्रोग्रामिंग कोड में अगर आपको आता है तो आप चेंज करके कुछ नया चीज भी बना सकते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है ना। इसे 1991 में लाइनस टोरवाल्ड द्वारा विकसित किया गया था, है ना। तो लाइनस सॉफ्टवेयर को, लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने विकास किया, है ना, तो लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा, इसी के नाम पर लाइनक्स रखा गया। और जो 1991 में इसको लॉन्च किया गया था। इसे सी भाषा में लिखा गया था। लाइनस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको कौन सा भाषा में लिखा गया था, तो सी भाषा में लिखा गया था। लाइनस कमांड लाइन और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों प्रकार का होता है। लाइनक्स जो देता है वो आपका जो है वो सी यू आई भी है और जी यू आई भी है, मतलब कमांड यूजर इंटरफेस भी है और ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस भी है, ठीक है। यह एक मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलिए कर्नेल, कर्नेल हम लोग पीछे देखे थे। कर्नेल लाइनक्स का क्या है, तो मुख्य घटक है। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में देखे थे कर्नेल क्या था, मुख्य बिंदु था, मुख्य घटक था, जो विभिन्न हार्डवेयर के साथ क्या करता है, तो इंटरेक्ट करता है। लाइनक्स कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है जो उपकरणों और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करता है। यदि आप वायरस, मालवेयर, है ना, स्लो डाउन और क्रैश से छुटकारा पाना चाहते हैं तो लाइनक्स मी एक आदर्श ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो लाइनक्स क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये आदर्श है क्योंकि इसमें वायरस का अटैक नहीं होता है, ठीक है। नोट, टर्मिनल इनपुट आउटपुट विशेषताओं को कॉन्फ़िगर करने के लिए स्टे कमांड का उपयोग लाइनक्स में किया गया है ना। पेंगुइन लाइनक्स, है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, तो शुभंकर है, लोगो है। लाइनक्स का जो आप लोगो देखिएगा उसमें देखिएगा पेंगुइन आपको छपा हुआ रहेगा, तो इसका क्या है, तो लोगो का डिजाइन है, तो पेंगुइन याद रखिएगा, है ना। फिर है लाइनक्स का जो है अलग अलग वर्जन क्या है, तो फेडोरा है, डेबियन है, युबांटू है, एंड्रॉइड और मिंट, है ना। ये क्या है, तो लाइनक्स ओएस का पर आधारित ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है जो लाइनक्स पर ही आधारित है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यूनिक्स। यूनिक्स क्या है, तो इसे 1969 में केन थॉमसन, डेन रिची, जो ओसाना, डगलस मैकलरॉय और ब्रायन कर्निंघम द्वारा जो है टी एंड टी, है ना, सॉरी, ए टी एंड टी बेल जो है लैब में विकसित किया गया था, किसको, तो यूनिक्स को, है ना। कब, तो 1969 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह क्या है, तो ओपन सोर्स मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ये भी है, यूनिक्स, है ना। इसे पहले असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। पहले कहाँ लिखा गया था, असेंबली लैंग्वेज में, लेकिन 1973 में इसे सी लैंग्वेज में जो है वो लिखा गया था, है ना। तो लाइनक्स को भी हम लोग देखे थे सी लैंग्वेज में लिखा गया था। ये यूनिक्स भी है, ये क्या है, तो इसमें सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। नोट, यूनिक्स में आई नोड का मतलब
इंडेक्स नोड होता है। यूनिक्स में एक प्रोसेस, एक रनिंग प्रोग्राम होता है। ये आर कमांड सभी स्रोत फाइलों को यूनिक्स में एक स्थिर लाइब्रेरी बनाने के लिए संग्रहित किया जाता है ना। फिर आगे आ गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल के कंप्यूटरों पे प्रयोग होता है ना। इसे 2001 में जो है वो एप्पल द्वारा विकसित किया गया था। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है ना। लियोपार्ड है ना, चेटालेना है ना, सेरिया है ना, मोजाइक मैक ऑपरेटिंग का क्या है, तो ये संस्करण है और भी नया नया आ गया अभी है ना। कंप्यूटर में जो है ओसेमाइट है ना, माइवे क्रिक, माउंटेन लाइन, सुनो लेपर्ड है ना, टिट पैंथर, जगुआर, प्यूमा, टाइगर, ये मैक ओएस से संबंधित है। ये सब जो है वो ओएस का ही क्या है, तो प्रकार है। फिर आगे है उबंटू। उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनस के आधार पर क्या है, तो उसी के आधार पर ही क्या है, तो उबंटू लाइनस के ओएस पर आधारित है। ठीक है। फिर ऑनराइड। ऑनराइड एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह लाइनक्स पर आधारित होता है, ये हम लोग अभी देख लिए हैं। फिर है गूगल। गूगल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक है ना। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एंड्रॉइड का मालिक कौन है, तो गूगल हमारा है। ठीक है। चलिए आगे। आगे है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस 2007 माइक्रोसॉफ्ट में विकसित किया गया था। सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड कॉर्पोरेशन द्वारा जो है कपकेक, डोनट, एक्सप्लेयर, फरायो, जिंजर ब्रेड, विभिन्न एंड्रॉइड संस्करणों का ये क्या है, तो कोड नेम है। ठीक है। चलिए उसके बाद है पाम ओएस। पाम ओएस क्या है भाई, इसे गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। यह सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है। फिर है जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब जीएनयू नॉट यूनिक्स होता है, यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमैन ने 1983 में जो है वो किया था। ठीक है। चलो फिर आ गया मैकिन्टोश। मैकिन्टोश क्या हो, एप्पल के लैपटॉप में, ये लैपटॉप के कंप्यूटर में काम आता है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे एप्पल इंक के द्वारा डिजाइन किया गया है ना। टीच टेक्स्ट एक संपादक है जो मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। नोट, एंड्रॉइड, बाड़ा है ना, सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है ना। तो ये सब क्या है, जैसे सिम्बियन ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाड़ा क्या है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड किया है तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। चलिए लिंकर। अब लिंकर क्या हो गया भाई, तो प्रोग्राम का एक संग्रह जो नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे चलता है और जानकारी को प्रोसेस करता है, लिंकर कहलाता है। ठीक है। चलिए ये थोड़ा सेशन लंबा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, है ना, कि सॉफ्टवेयर से हमेशा क्वेश्चन रहता है। लिंकर प्रोग्राम निष्पादन योग्य प्रोग्राम बनाने के लिए दो या अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को क्या करता है, तो जोड़ता है। ठीक है। लोडर। लोडर का क्या काम है, लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम को स्मृति में रखता है, प्रोग्राम को क्या करता है, मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है। यह कार्यक्रमों और पुस्तकालयों को लोड करने के लिए जिम्मेदार है। एक छोटा बूट स्ट्रैप लोडर रोम में रहता है। तो ये लोडर कहाँ रहता है, छोटा सा, तो रोम में रहता है। और लोडर का आपका काम है जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाए ऑपरेटिंग सिस्टम को उनकी फाइलों को ड्राइव में क्या करना, मेमोरी में स्थापित करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या है भाई, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर के रूप में काम करता है। यह उपयोगकर्ताओं और कार्यक्रमों के बीच हार्डवेयर संसाधनों का कुशल और उचित साझाकरण प्रदान करता है। यह प्रोग्रामर और अन्य उपयोगकर्ताओं से हार्डवेयर संसाधनों का विवरण छुपाता है। ठीक है। फिर है मेमोरी प्रबंधन। तो मेमोरी ये हार्डवेयर का सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य है वो क्या क्या है, देख लीजिए। मेमोरी प्रबंधन, हार्डवेयर प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन और नेटवर्क प्रबंधन। ये क्या है, इसके विभिन्न कार्य हैं। अभी सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और सबसे पहले देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक प्रोग्राम को अलग मेमोरी प्रदान करता है। फिर है आपका हार्डवेयर मैनेजमेंट, हार्डवेयर प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इत्यादि जैसे सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है। फाइल मैनेजर है ना, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल प्रबंधन डिस्क भंडारण के दौरान फाइलों को संग्रहित करने, पुनः प्राप्त करने और हटाने का कार्य करता है। फिर है प्रोसेस मैनेजमेंट है ना, उपयोगकर्ता और सिस्टम प्रक्रियाओं का निर्माण करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रिया का कार्य का ये क्या है, तो हिस्सा है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इसका अंदर यूजर अपना पर्सनल अकाउंट बनाता है और पासवर्ड डालता है ताकि कोई दूसरा यूजर कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस ना कर सके। फिर है नेटवर्क मैनेजर है ना, इंटरनेट से डाउनलोड की गई फाइलों को मेमोरी प्रदान करना और उन्हें स्टोरेज में सेव करना, ये सब क्या है, तो नेटवर्क मैनेजमेंट का काम है, जो इसका किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ठीक है। चलिए आगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार
है ना? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग-अलग प्रकार हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम ओएस या मल्टी एक्सेस ओएस, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ओएस और सिंगल यूजर मल्टीटास्क ओएस। ये सब विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार हैं। चलिए सभी को हम लोग अभी देखते हैं, है ना? तो पहला हम लोग का है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच इस प्रकार की प्रोसेसिंग में एक प्रोसेसर एक ही प्रक्रिया को अलग से निष्पादित करने के बजाय इसे बैच के रूप में निष्पादित करता है। यह एक गैर संबंधात्मक प्रसंस्करण ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे। फिर है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग है ना, मतलब एक साथ अलग अलग जो है वो एक ही समय में अलग अलग प्रोग्रामों पर कार्य कर सकते हैं ना। प्रोसेसर द्वारा एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम निष्पादित जो है इसमें कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने के लिए ओएस की क्षमता को मल्टीटास्किंग क्षमता कहा जाता है। ठीक है, फिर है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब कि एक से अधिक जो है वो सीपीयू इसमें क्या करता है, तो काम करता है, उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग दो या दो से अधिक प्रोसेसर का उपयोग करके एक कार्य को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। जो एक से अधिक प्रक्रियाओं को समवर्ती रूप से चलाने वाले सिस्टम को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आरटीओएस है ना, यह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए संदर्भित करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यह एक क्या है, तो यह एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रक्रिया को क्रियान्वित करता है। इसका उपयोग चिकित्सा में, रडार में, उपग्रह में, संचालन में, विमान नियंत्रण में, रेलवे आरक्षण में, परमाणु रिएक्टर में किया जाता है, क्योंकि वहां रियल टाइम की जरूरत होता है ना। फिर है डीएनएक्स और लिंक ओएस, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन हो गया, तो लिंक ओएस क्या है, रियल टाइम, और डीएनएक्स ये क्या है हमारा, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए फिर है मल्टी एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। यह दो या दो से अधिक उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर संसाधनों पर प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है। प्रत्येक में टर्मिनल, आमतौर पर मॉनिटर, कीबोर्ड इत्यादि होता है। ठीक है, आगे फिर है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्या हो गया, तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर को एक समय में एक कार्य करने की अनुमति देता है। ठीक है, फिर है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर को मल्टीटास्क करने की अनुमति देता है, मतलब एक यूजर जो है एक समय में एक से अधिक कामों को एक साथ कर सकता है। ठीक है, फिर है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एम्बेडेड सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण होता है और रोम में रहता है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ कहाँ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो हमारा जो हैंड में वॉच होता है, डिजिटल वॉच, उसमें हम लोग देखते हैं, वॉशिंग मशीन में देखते हैं, आजकल पंखा आ गया है, सभी जो रिमोट से चलता है ना, वो क्या है, सभी में जो प्रोग्राम डाला हुआ है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाला हुआ है कि वो क्या था, रिमोट से चलता है ना। तो ये आपका हो गया, जितना भी मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ रहता है वो क्या होगा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, चलिए आगे आगे हम लोग का है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर कई यूजर को एक साथ काम करने की अनुमति। ठीक है, फिर है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य कंप्यूटर के प्रत्येक उपयोगकर्ता को तेजी से जो है प्रतिक्रिया प्रदान करना है। ठीक है, फिर है भाषा अनुवादक। भाषा अनुवादक क्या क्या होता है भाई, इसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में हम लोग जानते हैं, है ना। तो यह सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में क्या करता है, तो बदलता है। जो हमारा सोर्स कोड है उसको कहाँ बदलता है, तो ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। के लिए भाषा अनुवादकों का उपयोग किया जाता है। भाषा अनुवादक सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार है। ये क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार है, जैसे असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया और इंटरप्रेटर हो गया। भाषा अनुवादक के उदाहरण ये सभी को हम लोग अभी देखेंगे, है ना। तो भाषा अनुवादक के प्रकार, इससे पहला प्रकार क्या है, असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर एक सिस्टम प्रोग्राम है जो एक साथ एक निर्देश का अनुवाद और निष्पादन करता है, असेंबलर कहलाता है। इसका प्रयोग असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। हाँ, असेंबलर का प्रयोग कहाँ करेंगे, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है भाई, तो कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग उच्च स्तरीय भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो मशीन भाषा में बदलने के लिए इसमें किया जाता है ना। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, जिसे कंपाइलर कहा जाता है। कंपाइलर क्या करता है, एक साथ जो है वो पूरे जो है वो प्रोग्राम को क्या करता है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर देता है। ठीक है,
प्रोग्राम का एक संग्रह जो नियंत्रित करता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम कैसे चलता है और सूचनाओं का प्रोसेस करता है, कंपाइलर कहलाता है। ठीक है। नोट, तार्किक त्रुटियों की पहचान कंपाइलर के द्वारा किया जाता है ना। तो लॉजिकल जो एरर होता है, बग होता है, उसका पहचान कौन करता है? तो कंपाइलर करता है। सिंटैक्स त्रुटि एक कंपाइल टाइम त्रुटि है। ठीक है। फिर इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या करता है भाई? इंटरप्रेटर इसका प्रयोग उच्च स्तरीय भाषा को, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलने के लिए किया जाता है ना। तो ये जो है वो कंपाइलर का भी प्रयोग हम लोग यही कर रहे थे, सेम चीज के लिए, कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? यह सोर्स कोड को लाइन दर लाइन, है ना, तो लाइन बाय लाइन जहां रहेगा, लाइन बाय लाइन क्या करता है? तो ये जो है वो ट्रांसलेट करता है। और कंपाइलर क्या करता है? एक बार में सभी प्रोग्राम को क्या करता है? एक साथ जो है वो कंपाइल कर देता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। ठीक है। फिर है क्या? सोर्स प्रोग्राम। ये सोर्स प्रोग्राम क्या हो गया? तो सोर्स प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का मशीनी में अनुवाद। सोर्स प्रोग्राम का हो गया, जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में जो है वो क्या करते हैं? हम जो कोड लिखते हैं उसी को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, है ना। और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमारा हो गया कि जो सोर्स प्रोग्राम है उसको हम लोग जो है वो कंपाइल करके, उसको कंपाइलर करके, है ना, ट्रांसलेट करके मशीन भाषा में प्रयोग करना, ये ऑब्जेक्ट कोड हो गया। ठीक है। चलिए, यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या हो गया? यूटिलिटी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, और ये क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर का उपयोग में आसान बनाता है। इन्हें सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। फाइल सर्फिंग प्रोग्राम, डेटा क्लीन अप, डेटा पार्टीशन, क्लिप आर्ट, बैकअप, नेटवर्क मैनेजर, ये सब क्या है? हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम का क्या है? तो उदाहरण है। फाइल कंप्रेशन, एंटीवायरस, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के क्या है? तो हमारा उदाहरण। ठीक है। फिर वो क्या आपको हो गया? फाइल सॉर्टिंग। फाइल सॉर्टिंग क्या है भाई? तो प्रोग्राम उपयोगकर्ता के अनुसार डेटा फाइलों को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। फाइल सॉर्टिंग प्रोग्राम, है ना। फिर डेटा क्लीनअप। ये डेटा क्लीनअप का हो गया, तो अवांछित प्रोग्राम और फाइलों को हटाने के लिए डेटा क्लीनअप का उपयोग किया जाता है। फिर है डाटा पार्टीशन। कंप्यूटर के अंदर ड्राइव को अलग अलग तार्किक ड्राइव में विभाजित करने के लिए डेटा विभाजन प्रोग्राम को उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है? तो क्लिपबोर्ड का उपयोग कट कॉपी पेस्ट से संबंधित कार्य करने के लिए इसमें किया जाता है। फिर है बैकअप। बैकअप क्या हो गया? तो एक पूर्ण बैकअप में कंप्यूटर पर प्रत्येक प्रोग्राम, डेटा और सिस्टम फाइल को एक प्रति होती है, मतलब एक कॉपी बना के रखता है बैकअप। ठीक है। फिर है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या हो गया? तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क प्रोग्राम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, है ना। ये क्या होता है? यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो मेमोरी के अनावश्यक अंशों की पहचान करता है और डिस्क स्थान की व्यवस्था करता है, ताकि संचालन व्यवस्थित रूप से किया जा सके। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, ये काम क्या आता है? तो हार्ड डिस्क में जो जगह अवांछित जो पड़े रहते हैं उसको हटा करके खाली जगह करता है। ठीक है। चलिए आगे। फिर है आपका डिस्क ड्राइवर। डिस्क ड्राइवर क्या हो गया? यह एक डिवाइस जो है वो ड्राइवर है, उपयुक्त इंटरफेस प्रदान करता है जो कंप्यूटर को हार्डवेयर का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाता है। ये डिस्क ड्राइवर हो गया। जैसे कि पहले के कंप्यूटर में आप देखिएगा, तो आप अगर यदि आप जो है वो प्रिंटर इसमें इंस्टॉल करते हैं, तो प्रिंटर का एक सॉफ्टवेयर चलाना पड़ता है जिसको डिस्क ड्राइवर कहते हैं, जो पहले सीडी के रूप में आता था, है ना। और अब इंटरनेट पे आ गया, इंटरनेट से ही तो जो है उसमें सेटअप चला दीजिए, पहले सीडी डाल के करना होता था, है ना। तो ये डिस्क ड्राइवर हो गया, है ना। यदि कोई नया उपकरण कंप्यूटर से जुड़ा है, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, तो डिवाइस का उपयोग करने से पहले उसको ड्राइवर को स्थापित किया जाना चाहिए, जाना पड़ता है। उसके बाद उस जो है वो आप जो हार्डवेयर का इंस्टॉल लगाए हैं उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी हार्डवेयर का उसका जो अपना सॉफ्टवेयर होता है उसको ड्राइवर कहा जाता है। ठीक है। चलिए, ये हम लोग क्या किए थे अभी? तो हम लोग जो है वो लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ के समझे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। इसका जो है वो थ्योरी क्लास ये था। इसका प्रैक्टिस सेशन जो है वो अगला वीडियो में आएगा, उसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक तक लोगों से शेयर कीजिए, ताकि ये सभी परीक्षा में काम आता है। कमेंट जरूर कीजिए, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, किसी तरह कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए, आपको जवाब जो है वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।